हमको घर से भी निकाला गया फिर शहर से भी। हमको घर से भी निकाला गया फिर शहर से भी। हमको पत्थर से भी मारा गया फिर जहर से भी। अस्सलामु अलैकुम, आदाब, नमस्कार। मैं तारिक परवेज़ आज आप सभी लोगों से मुखातिब हूँ। आज मेरा मुखातिब होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव बहुत करीब है और मैं जिस तबके का प्रतिनिधित्व करता हूँ उस तबके को उस तबके को आने वाले ख़तरों से कैसे निपटा जाए और क्या तरीका होना चाहिए, इस पर बात करना, इस मौजू पर बात करना बहुत अहम है। जैसा कि हम जानते हैं कि देश में तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं जिनके लिए जब चुनाव करीब आता है तो मुस्लिम वोट बैंक बहुत अहम और मायने रखता है और मुसलमानों को साधने के लिए वो तमाम हथकंडे अपनाते हैं, तमाम तरीक़े आज़माते हैं और उनका साथ लेकर सत्ता की कुर्सियों पर तो बैठ जाते हैं, लेकिन उनके हितों की, उनके भविष्य से जुड़े मसाइल की, उनके मुस्तक़बिल की और कैसे उनकी आने वाली नस्ल इस देश में अपने आप को सुरक्षित, तमाम ज़िंदगी से जुड़े पहलुओं में कैसे वो तरक्की, कैसे वो विकास कर पाए, इस पर बात ही नहीं करते और वोट लेने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ या तो उन्हें मज़दूर बना देते हैं या फिर उन्हें रिक्शा बांटने का काम करते हैं। हाल ही में हमने देखा कि 2017 के बाद से जो बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश पर काबिज़ हुई, उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज़ हुई, उसने मुसलमानों को ज़िंदगी से जुड़े और जो उनके मौलिक अधिकार हैं उनसे दूर रखा और तमाम तरीके से उनको नुकसान पहुंचाने के लिए कानून का गलत इस्तेमाल करते हुए तमाम तरीके के झूठे मुकदमे लगाकर उनको जेल भेजने का काम किया। उनकी ज़िंदगियों को कलंकित किया गया। गैंगस्टर, गुंडा एक्ट, गोकशी और न जाने कितने मुकदमे लगाकर बेगुनाह मुसलमानों को जेलों में सड़ाने का काम किया। उनका विकास, उनकी तरक्की तो करना बहुत दूर की बात, बल्कि जो उनके पास था उसको भी छीन लिया और उसे बर्बाद कर दिया। ऐसे समय में उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समाज के लिए बहुत अहम हो जाता है कि उसे किस राह को अपनाना है, कौन से रास्ते पर चलकर वो अपने मुस्तक़बिल और अपने हितों की सुरक्षा, उनका तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है। मेरी राय में, और बल्कि ये मेरी ही राय नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता इस बात की गवाही दे रही है कि राष्ट्रीय लोकदल देश की एक बहुत बड़ी पुरानी पार्टी, जिसके प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी, जो किसानों के मसीहा कहे जाते हैं, उनकी ज़िंदगी को अगर हम देखें और उनके बेटे चौधरी अजीत सिंह जी स्वर्गीय, जो देश के कई विभागों के मंत्री रहे, सांसद रहे और ना जाने किन किन पदों पर रहे, और उनके पोते चौधरी जैन सिंह जी, जिनके कंधों पर अब वर्तमान में राष्ट्रीय लोकदल और उत्तर प्रदेश की जनता का भार बोझ है, उसके मुस्तकबिल, उसके भविष्य का, उसको संवारने का भार बोझ है। इन तीन पीढ़ियों ने जो सियासी दुनिया में काम किया,
सियासी शोबे में काम किया, इस पूरे इतिहास में इन 3 पीढ़ियों के कहीं पर कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिलता, सिंगल पॉइंट, कि जिस पॉइंट को लेकर इस परिवार पर आरोप लगाया जाए, चाहे वो किसी की उपेक्षा करने का हो, चाहे वो किसी को नज़रअंदाज करने का हो, चाहे वो किसी को दबाकर या किसी एक वर्ग को सियासी लाभ पहुंचाने का रहा हो। ऐसा कोई भी आरोप राष्ट्रीय लोकदल की इन तीनों पीढ़ियों पर नहीं लगता। और इसीलिए मेरा ये रुझान बना, क्योंकि वालिद साहब हमारे पुराने राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े हुए हैं 20 साल से, लेकिन मेरी सक्रिय राजनीति पिछले 3 साल से शुरू हुई है, जिसमें मैंने तमाम तरीके के जुल्म सितम का मुकाबला करते हुए, मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए और तमाम वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हुए इस लड़ाई को लड़ा। लेकिन मैंने ये समझा कि जो राजनीतिक परिवार जिसके ऊपर अभी तक के इतिहास में एक भी आरोप सिद्ध नहीं होता, जो भारत के संविधान की उद्देशिका है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होते हैं। ये भारतीय संविधान की उद्देशिका है, प्रियम्बल जिसे कहा जाता है। इस पूरी उद्देशिका को अगर हम प्रैक्टिकली क्रियान्वयन किसी पार्टी ने अगर ज़मीन पर, धरातल पर किया है भारतीय राजनीति में, तो मैं समझता हूँ वो राष्ट्रीय लोकदल है, कि जिसने तमाम वर्गों का साथ लेकर, तमाम जातियों का साथ लेकर, तमाम मजहबों के लोगों को साथ लेकर भारत को एक नई पहचान देने का काम किया। और आज वो बागडोर, वो कमान, वो अखंड भारत को साकार करने वाला ख्वाब हमारे युवा नेता, हमारे युवा लीडर, देश की आन बान शान चौधरी जैन साहब के ऊपर है। मैं समझता हूँ पूरे मुस्लिम समाज को उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय लोकदल से जुड़ना चाहिए, क्योंकि व्यक्तिगत मैं चौधरी जैन साहब से मिलकर ये महसूस कर चुका हूँ कि उनके अंदर बहुत सादा मिजाजी है, बहुत ही ईमानदार हैं, बहुत ही आबरूदार हैं। उनके अंदर किसी भी तरह की कोई द्वेष भावना अपने विपक्षी के प्रति भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जो लीडर अपने विपक्षियों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करता है और उन्हें बुरा नहीं कहता, उनके साथ भी वो नरमी का व्यवहार करता है, तो उसके साथ जो जुड़े हुए लोग होंगे, जो उसके कार्यकर्ता पदाधिकारी होंगे या जो उस नेता को चाहने वाले होंगे, वो उनके लिए किस तरीके का अपना व्यवहार रखेंगे, ये सोचने वाली बात है, विषय है। मैं समझता हूँ पूरे उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समाज को, खासकर नौजवानों को, हमारे युवा लीडर, नौजवान लीडर चौधरी जैन साहब से मिलना चाहिए और राष्ट्रीय लोकदल से जुड़ना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल सिर्फ और सिर्फ किसानों, मजदूरों और तमाम देश के जो ज़मीनी मुद्दे हैं उन पर तो बात करता ही है, लेकिन साथ ही साथ तमाम वर्गों, जातियों, धर्मों को लेकर, तमाम प्रतिनिधित्व, अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को साथ लेकर एक अखंड भारत का सपना देखता है, जिसको मैं समझता हूँ उस ख्वाब को पूरा करने के लिए हमारे चौधरी जैन साहब जी सक्षम हैं। लेकिन ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि हम सबको मिलकर उनका साथ देना है। मैं मुस्लिम समाज से हूँ, इसीलिए मैं उत्तर प्रदेश के तमाम मुस्लिम समाज के नौजवानों, बुज़ुर्गों,
सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि इस उत्तर प्रदेश की जालिम सरकार को हटाने के लिए हमें राष्ट्रीय लोकदल का हिस्सा बनना होगा, हमें राष्ट्रीय लोकदल का साथ देना होगा, क्योंकि कल आने वाले समय में हमें इस देश को तरक्की की नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है, जिसका नेतृत्व, जिसकी बागडोर हमारे नेता चौधरी जैन साहब के हाथों में है। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।